टॉपिक जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और उस टॉपिक में आपको ध्यान से रिवीजन कर लेना है। जितने पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे उसको ध्यान से स्टडी कर लेना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, तो केवल जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार हमको बोर्ड एग्जाम के लिए लग रहा है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से एक या दो क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट निश्चित है। वो है सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, कि ट्रांसफॉर्मर किस तरह से किस प्रिंसिपल पर काम करता है और उसका कंस्ट्रक्शन। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, उसमें एनर्जी लॉस का क्या क्या कारण हो सकता है या उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर को हम लोग अच्छे से इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ के जाएंगे। ट्रांसफॉर्मर का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उसका कंस्ट्रक्शन, कि ट्रांसफॉर्मर किस चीज़ का बना होता है। तो ट्रांसफॉर्मर में हम लोग जानते हैं कि एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप का कोर, इसको बोलते हैं कोर। और ये बना होता है किस चीज़ का, इसको भी याद रखेंगे। ये बना होता है कोर सॉफ्ट आयरन मटेरियल का, जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसके दोनों दो तरफ कॉइल इसके ऊपर टाइटली उंड होता है। एक कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और एक कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये वाला है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोल रहे हैं कोर। ये बना होता है सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इस प्राइमरी कॉइल के पास हम लोग देते हैं इनपुट वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं भी इनपुट। और सेकेंडरी कॉइल से हम लोगों को मिलता है आउटपुट मिलता है। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको ध्यान से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पे ये ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, तो देखो इनपुट यहाँ से दिया जाता है, इसमें जब वोल्टेज चेंज होगा तो उसके चलते इसमें करंट भी चेंज होगा। और जब इसमें करंट चेंज होगा तो उसके कारण इसके द्वारा क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको कोर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता और दूसरे कॉइल से इसको पास कराता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कॉइल से दूसरे कॉइल में फ्लो करता है। तो पहला कॉइल प्राइमरी कॉइल जिसको हम बोल रहे हैं ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से जाता है। सेकेंडरी कॉइल यानी कि जहां पर आउटपुट ले रहे हैं। अब जब इसमें करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब इससे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो हमको यहाँ पर मिलेगा आउटपुट वोल्टेज के रूप में। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि एक कॉइल में हम करंट को चेंज कर रहे हैं और उसके कारण दूसरे कॉइल में करंट फ्लो मेंटेन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक कॉइल में करंट चेंज करने के कारण दूसरे कॉइल में करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह के इंडक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब आपको इसमें जो बोर्ड के लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज, एक तो इंपॉर्टेंट बात हम बता दिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रिंसिपल पर ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो उसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इसको याद रखेंगे। ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है किस मटेरियल का बना होता है, तो इसको भी याद रखेंगे सॉफ्ट आयरन।
ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। आउटपुट किससे लेते हैं तो उस कॉइल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। इनपुट कहाँ से देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि केवल हम लोग एसी करंट को ही ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। यहाँ से केवल एसी करंट देंगे तभी हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अगर डीसी करंट देंगे तो उसके चलते इसमें हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि डीसी करंट में करंट का चेंज तो हो नहीं रहा है। जो एसी है उसमें करंट का चेंज होगा तभी तो फ्लक्स का चेंज होगा, और उसके कारण यहाँ पर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोर किसी का बना, सॉफ्ट आयरन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस किसी भी ट्रांसफार्मर में किस किस कारण से होता है, तो एनर्जी लॉस का क्या क्या कारण है। तो रीजन ऑफ एनर्जी लॉसेस, एनर्जी लॉस का कारण, ये बोर्ड के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा सकता है कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और एनर्जी लॉसेस के पीछे कारण, रीजन बिहाइंड एनर्जी लॉसेस। और ऑब्जेक्टिव के रूप में जो बात बताए कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोर किस मटेरियल का बना है, तो सॉफ्ट आयरन का। और एक और एनर्जी लॉस का कौन कौन सा कारण हो सकता है, तो एनर्जी लॉस का कारण कौन कौन सा हो सकता है, तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी आप याद रखें, हिस्टेरिसिस लॉस जनरली मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, जैसे मैग्नेट में होता है। क्योंकि हिस्टेरिसिस में क्या होता है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड उसमें सेट करते हैं मटेरियल के अंदर में, तो उसका मैग्नेटाइजेशन होता है, वो खुद मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और डिमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद होता है। तो दोनों में एक टाइम का लैग है, फेज का डिफरेंस है। उस कारण से एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ जाता है, अलाइंड हो जाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, और उस कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इस तरह के लॉस को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हिस्टेरिसिस लॉस। एक और लॉस का कारण है एनर्जी लॉस का, वो है इडी करंट लॉस। इडी करंट लॉस, इडी करंट लॉस। देखो, कहीं भी अगर कोई मेटल का टुकड़ा है, बल्क मेटल का टुकड़ा है, मतलब उसमें अगर बड़ा सा कोई मेटल का टुकड़ा है, पोर्शन है, और उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो उस मेटल प्लेट के अंदर में बहुत सारा करंट, इंटरनल करंट सर्कुलेट होने लगता है, उस कारण से भी एनर्जी लॉस होने लगता है। तो ये भी एनर्जी लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक कारण और है इडी करंट लॉस, क्योंकि ये जो कोर बना है वो किस चीज़ का बना है, कोर बना है मेटल का, सॉफ्ट आयरन जिसको बोल रहे हैं। और इसमें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो इसके अंदर में इंटरनल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा, और इसके कारण इसमें लॉस होगा एनर्जी का। तो एक लॉस ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट लॉस का कारण है, वो है ये कॉइल में एनर्जी का लॉस, जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर लॉस। ये बना होता है कॉपर का, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो तीन मेन कारण को याद रखेंगे, किसी न किसी तरह से एक या दो क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। या तो डिस्क्रिप्टिव में आ जाए कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन बताएं, या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे है, आधारित है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि उसका एनर्जी लॉस कौन कौन से कारण से हो सकता है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रांसफार्मर पे डिटेल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो लेक्चर अगर इसमें डिटेल में पढ़ना है तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन जितने पॉइंट को हम डिस्कस किए हैं उसको रिवाइज अच्छे से कर लेंगे। अब देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट। ठीक है, इस पर सवाल आना तय है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, और हो सकता है कि 2 नंबर का
या 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो आना ही है, तो हम जो पॉइंट बिहार बोर्ड के लिए या किसी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। एसी सर्किट में क्या होता है? एसी सर्किट में सिलेबस के अनुसार हम लोग को पढ़ना है सीरीज आरएलसी सर्किट, यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस हो, सीरीज आरएलसी सर्किट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसको बोल रहे हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। और यहाँ पर होगा कोई बैटरी या वोल्टेज का सोर्स जो अल्टरनेटिंग हो, इसके लिए सिंबल ऐसा यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये रहेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसा सर्किट हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों को इसमें कुछ बेसिक टर्म जो एसी सर्किट का होता है उसको याद रखना होगा। एक होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जो तो हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू ओम में होता है। इंडक्टर को भी रेजिस्टेंस की तरह हम लोग सर्किट सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो इंडक्टर कैपेसिटर को भी रेजिस्टेंस की तरह समझते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग, अपोजिशन को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। तो इंडक्टर में होता है रेजिस्टेंस के जैसा अपोजिशन, जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस, तो उस रिएक्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। तो हम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि हम लोग को इसमें जानना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसी भी कैपेसिटर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो किसी भी कैपेसिटर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल का वैल्यू डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी कौन सा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मान लो वोल्टेज है कुछ उसका ऐसा वैल्यू होगा वी नॉट साइन, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा टी, प्लस कुछ एंगल भी साथ में हो सकता है। तो ऐसा जो ये जो ओमेगा है यही ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो इंडक्टर का जो अपोजिशन है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल, याद रखेंगे। क्वेश्चन रिएक्टेंस निकालने पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी आरएलसी सर्किट का मान लो कि इंडक्टर दिया हुआ है 0.8 हेनरी, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, और यहाँ पर मान लो कि ओमेगा का वैल्यू 100 है, 100 रेडियन पर सेकेंड है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू 100 पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। और इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है? इंडक्टेंस का वैल्यू है 0.8, तो ये जो वैल्यू आएगा वो ओम में आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80 ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह से पूछा जा सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा-c, इसको भी याद रखेंगे। अब किसी भी सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर दोनों का मिलाकर के जो नेट रिएक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होता है एक्स, एक्स का वैल्यू होता है एक्सएल माइनस एक्ससी, याद रखेंगे इसको। जो रिएक्टेंस होता है किसी भी आरएलसी सर्किट का, तो इस पर सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई ऐसी सर्किट दिया हुआ है तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो उसका वैल्यू होगा ओमेगा इंटू एल, याद रखेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा? 1/ओमेगा-c। मान लेते हैं कि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो ओमेगा का वैल्यू 100 है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू मान लेते हैं कि 0.25 फैराड है, 0.25 फैराड है, या मान लो कि 0.25 मिली फैराड है। तो 0.25 यहाँ पुट करेंगे, और मिली का मतलब 10 के पावर -3, तो ऊपर चला जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/0.25 यानी कि 40। 10 यहाँ ये कट जाएगा, तो 10/0.25 ये हो गया 100/2.5 यानी कि 100/2.5 यानी कि 40, ये हो जाएगा 40 ओम। तो अगर हमको निकालना होता है एक्स का वैल्यू यानी कि नेट रिएक्टेंस, तो वो होता है एक्सएल माइनस एक्ससी यानी कि 80 - 40
यानी कि 40 ओम। ये हो गया। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है इम्पीडेंस। तो किसी भी इम्पीडेंस क्या है? तो इम्पीडेंस है किसी भी आरएलसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए ओवरऑल टोटल अपोजिशन, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह ये है इम्पीडेंस। समझ लो कि ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो नेट अपोजिशन या नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इम्पीडेंस। तो एसी सर्किट में हम लोग ये सब डिस्कशन किए हैं डिटेल्ड में, उसको जा करके डिटेल्ड में डिस्कशन किया हुआ है। उस टॉपिक पे जा करके उसको स्टडी कर लेंगे कि रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस फाई, कॉस फाई, और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है R/Z। इसको भी ध्यान में रखेंगे, पावर फैक्टर पे सवाल आ सकता है। एक इस बार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि अगर एसी सर्किट में एनर्जी जो लॉस होता है वो किससे लॉस होता है? तो याद रखना है कि एनर्जी का लॉस केवल किससे होता है? केवल एनर्जी का लॉस होता है वो होता है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस ही है जिससे एनर्जी का लॉस हो सकता है। कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर से एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में केवल एनर्जी स्टोरेज होता है, लेकिन एनर्जी का लॉस या हीट डिसिपेटेड केवल हो सकता है तो हो सकता है रेजिस्टेंस से। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किसी एसी सर्किट में एनर्जी लॉस किससे हो सकता है? ऑप्शन में रहेगा कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। तो हम लोग उसका आंसर जान रहे हैं कि एनर्जी लॉस केवल हो सकता है रेजिस्टेंस से। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी स्टोरेज किस में होता है? तो ये जानते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस में एनर्जी स्टोरेज नहीं हो सकता है, इसमें हो सकता है इंडक्टर में और कैपेसिटर में। एनर्जी स्टोरेज केवल इंडक्टर में होता है और कैपेसिटर में होता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। कैसे ये सब रिजल्ट आया उसका वीडियो लेक्चर जो डिस्कस किया हुआ है इसी का, उसको देख लेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर किसी एसी वोल्टेज का या करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, अगर आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू करंट का, तो उसका आरएमएस वैल्यू हो जाता है आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू ये होता है आरएमएस वैल्यू। याद रखना है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिया रह सकता है कि अगर किसी एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मान लो दिया हुआ है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आई आरएमएस, तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा? यानी कि मैक्सिमम करंट यानी एम्पलीट्यूड कितना होगा करंट का? तो यहाँ से देख सकते हैं मैक्सिमम करंट क्या होता है। मैक्सिमम करंट ये आई नॉट है, आई नॉट है मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट बराबर क्या होगा? आरएमएस वैल्यू इंटू रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा आई आरएमएस इंटू रूट टू, यानी कि 4√2। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, या मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू मान लो करंट का दिया हुआ है 6 एम्पियर, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा? तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा 6/√2। ठीक है, तो आरएमएस और मैक्सिमम में जो रिलेशन है इसको याद रखेंगे। किसी भी एसी सर्किट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी फेजर डायग्राम जो एसी सर्किट का था वो वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख लेंगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में, वो है एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला भी एक बार देख लेंगे। एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट।
तो एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रखेंगे, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है V/RMS I/RMS इंटू कॉस फाई। V/RMS I/RMS कॉस फाई, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं I/RMS का स्क्वायर इंटू आर। तो इस तरह से इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। डिटेल्ड इसका जो वीडियो लेक्चर है उसको जाकर के एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगर शुरुआत का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शुरू से वीडियो लेक्चर पूरा देख लेंगे, तो एसी करंट का भी हम लोग कॉन्सेप्ट बना सकते हैं और पता चल ही गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हम लोग को इम्पीडेंस, रिएक्टेंस ये सब निकालने के लिए बोला जा सकता है। मैक्सिमम करंट दिया है तो उससे आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। इस पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर पे सवाल क्या आ सकता है, हम उसी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। कैपेसिटर तो ऐसे बहुत कुछ इसमें पढ़ना था, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। तो कैपेसिटर पे जो सबसे पहला सवाल बनता है कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है या कंडेंसर जिसको बोलते हैं, किसी कंडेंसर का जो कैपेसिटेंस जिसको सी बोलते हैं, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में रह सकता है चार्ज, वोल्टेज, शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर। तो याद रखना है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है शेप, साइज एंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स और मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स। तो शेप, साइज, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, मीडियम बिटवीन कंडक्टर्स, ये सब पे डिपेंड करता है किसी कंडेंसर का या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इस पे डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, क्यू, सी और भी में क्या रिलेशन है। तो याद रखना है कि क्यू का फॉर्मूला होता है सी इंटू भी। इस पे न्यूमेरिकल सवाल बन सकता है, इसको याद रखेंगे कि किसी कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज तो जीरो होता है, जितना प्लस उतना माइनस है। इस पे मान लो चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज अगर बोला जाए तो वो जीरो हो गया। लेकिन केवल बोला गया चार्ज, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। तो किसी कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो किसी प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ये जो चार्ज ऑन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो होता है Q बराबर CV। ये क्या है, मान लो कि कोई कैपेसिटर इस तरह से है, दो कंडक्टर का प्लेट है जिसको कैपेसिटर बोल रहे हैं, और इसके दोनों प्लेट के बीच में हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, बैटरी का वोल्टेज लगा दिए भी, तो इस पे चार्ज कितना होगा डेवलप। तो चार्ज स्टोर जो होगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इंटू V। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसलिए ये ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट है, ये चार्ज पे या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है केवल कंडक्टर के शेप, साइज, कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस वो किस तरह से रखा हुआ है, यानी उसका ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, और कंडक्टर के बीच में मीडियम कौन सा है इस पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर के शेप, साइज, उसके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट और मीडियम बिटवीन प्लेट्स पे, इस पे क्वेश्चन बनता है। अब किसी कैपेसिटर के पे कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है Q बराबर CV। मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दिया हुआ है 5 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस का यूनिट भी याद रखना है फैराड में, और मान लो कि वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है 8 वोल्ट, तो चार्ज ऑन दी कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज Q बराबर होगा C इंटू भी, यानी कि 5 इंटू 8 40, और माइक्रो है तो माइक्रो रह गया, और फैराड और वोल्ट मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया C इंटू भी। C का वैल्यू 5 माइक्रो फैराड, वोल्ट 8 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम्ब। एक इसमें फॉर्मूला और याद रखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।
तो किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर है, तो उसके लिए फॉर्मूला एक है Q²/2C, या एक और फॉर्मूला है हाफ CV²। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। पूछा सकता है सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि किसी कैपेसिटर पे चार्ज इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, तो एनर्जी कितना स्टोर है, या किसी कैपेसिटर पे वोल्टेज भी अप्लाई किया गया, कैपेसिटेंस C है, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो वो हो गया हाफ CV² या Q²/2C। इसमें जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो इस बार है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। यस, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रख लो कि अगर एक सिंगल स्फीयर है, सिंगल स्फीयर ऑफ रेडियस r है, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0r। 4πε0r ये हो गया सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर, एक अकेला स्फीयर का कैपेसिटेंस इतना होता है। और अगर दो स्फीयर इस तरह से रखा हुआ है, दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2, तो कैपेसिटेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा, तो होगा 4πε0r1r2 बाई r2 माइनस r1। ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए भी इस बार चांस बन सकता है कि ये आ जाए कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होता है। पहले तो फॉर्मूला याद कर लेंगे कि ये फॉर्मूला लिख देंगे, और इसको प्रूफ करने बोला जाए तो प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम फॉर्मूला तो जरूर याद रखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है कि किसी सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, या दो स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं क्योंकि प्रूफ इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि दो स्फीयर है, एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2, और दोनों के बीच में पूछा गया कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में मान लेंगे कि एक सेल कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर दिए, एक पे चार्ज आ गया +Q और एक पे चार्ज आ गया -Q, और कैपेसिटर का वोल्टेज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का भी है। तो दोनों स्फीयर के बीच में कितना वोल्टेज होगा, अगर वो मिल जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C/Q/V। अब हमको निकालना है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर्स। ये हो गया Q/, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर का मैग्नीट्यूड। अब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर कितना होगा, तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पे चार्ज है +Q और रेडियस इसका है r1, तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ/r1, KQ/r1 प्लस के चलते, और -Q के चलते भी यहाँ पोटेंशियल होगा। देखो पोटेंशियल इस स्फीयर के पास जो होगा वो एक तो इसका अपना होगा, प्लस इसके चलते भी यहाँ पोटेंशियल होगा, आउटर स्फीयर के चलते भी यहाँ पोटेंशियल होगा, तो आउटर चलते कितना होगा +K, चार्ज कितना है आउटर पे -Q, और उसका रेडियस कितना है r2। ये हो गया इनर का पोटेंशियल, इस स्फीयर का पोटेंशियल। इसी तरह से आउटर का पोटेंशियल क्या होगा, तो इस स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इससे पोटेंशियल जो हम लोग निकालेंगे वो दोनों के चलते, तो पहला इनर के चलते यहाँ पर कितना होगा, तो वो होगा KQ/ रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट का सेंटर डिस्टेंस हो गया है r2, तो KQ/r2 प्लस इसका अपना खुद का, तो वो है +KQ, कितना है -Q है, इसका अपना चार्ज कितना है -Q है, तो K -Q/ इसका रेडियस कितना है r2, तो ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इनसाइड स्फीयर का पोटेंशियल माइनस आउटसाइड स्फीयर का पोटेंशियल, इनर का पोटेंशियल माइनस आउटर का पोटेंशियल। तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा दोनों का डिफरेंस,
तो ये में से 0 गया तो क्या बचा, के क्यू, और इधर क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2, ये बचा। अब यहाँ से हम लोग सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू दिया हुआ है सी बराबर क्यू बाई पोटेंशियल डिफरेंस भी, और भी का वैल्यू आ चुका है, तो क्यू बाई, और भी का वैल्यू है के क्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्यू क्यू कट गया तो केवल क्या बचा 1/k और 1/r1 माइनस 1/r2। अब के क्या है, के है यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट, तो के है कूलम्स कांस्टेंट, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/k हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/k बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2, इसको ऐसे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे में क्या बचेगा r2 माइनस r1। ये रिजल्ट याद रखना है, मॉड लगा देंगे। तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, प्रूफ भी आना चाहिए। पिछले साल प्रूफ आया था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने पे, इस बार स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने पे प्रूफ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रूफ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, रिजल्ट को भी याद रखेंगे। अब कैपेसिटर पे कुछ छोटा छोटा जो प्रॉब्लम बनता है वो सबको ध्यान में रखेंगे। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो अगर दो पैरेलल प्लेट है तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए ही बोला जा सकता है। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर मान लो कि डिस्टेंस d है और बीच में मीडियम के रूप में भरा हुआ है एयर या वैक्यूम और इसका एरिया a है, तो कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स का फॉर्मूला क्या होता है एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर उसके जगह पर कोई मीडियम भर दें, अगर इस प्लेट की जगह पर कोई मीडियम भर दिया जाए, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉन्स्टेंट के बाई डी, जिसको हम बोल रहे हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी। अब क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पहले से सी है, अगर उसके प्लेट के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मीडियम भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस सी से क्या हो जाएगा, जब एयर था तो कैपेसिटेंस सी था, इसका कैपेसिटेंस सी है। अगर इसमें हम कोई मटेरियल भर दिए या कोई मीडियम भर दिए तो पहले कैपेसिटेंस जो सी था अब वो कितना हो जाएगा, तो उतना इंटू क्या हो रहा है के हो रहा है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। इस पर सवाल आ सकता है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। अगर कोई मीडियम प्लेट के बीच में भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी है, वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, ये दोनों ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि सीरीज कनेक्शन अगर कैपेसिटर के बीच में है तो कौन सा क्वांटिटी सब में सेम होगा, सारे कैपेसिटर के लिए कौन सा क्वांटिटी सेम होगा अगर सभी कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है। तो अगर सभी कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है तो कौन सा क्वांटिटी सबके लिए सेम होगा। देखो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो एक प्लेट से दूसरा प्लेट क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इस पे चार्ज प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस, और चार सब पे क्या होगा, चार सब पे सेम होगा। तो सीरीज कनेक्शन में वो क्वांटिटी है चार्ज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सीरीज कनेक्शन में सभी कैपेसिटर में कौन सा क्वांटिटी सेम होगा, कॉमन होगा, तो वो होगा चार्ज सभी में सेम होगा।
पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, कैपेसिटेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन चार्ज सभी में सेम होगा। उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि अगर कैपेसिटर को इस तरह से कंबाइन कर दें कि एक प्लेट, सबका एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो जाए और बाकी दूसरा प्लेट सबका एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। पूछा जा सकता है कि पैरेलल कनेक्शन में कौन सा क्वांटिटी सभी के लिए सेम होगा। तो अगर कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है तो सब में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट, वोल्टेज सबको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सभी में सेम होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो याद रखो कि अगर सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। उसके लिए फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और अगर कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस सभी का ऐड हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में सभी का कैपेसिटर ऐड हो जाता है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। जैसे मान लो कि यहाँ पर यह 5 माइक्रोफेराड, यह 6 माइक्रोफेराड और यह 8 माइक्रोफेराड, तो तीनों का मिलाकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, होगा 5 प्लस 6 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 8 माइक्रोफेराड। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि अगर सभी कैपेसिटर आइडेंटिकल है, अगर मान लो कि दो कैपेसिटर को मिला दिए सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। अगर 3 कैपेसिटर लगा दिए तो कितना हो जाएगा, C/3। 4 कैपेसिटर लगा दिए तो कितना हो जाएगा, C/4। कैपेसिटेंस घटते जाएगा। अगर आइडेंटिकल सब है तो सबका कैपेसिटेंस अगर सेम है तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C/4 अगर 4 कैपेसिटर लगा दिए। अगर इस तरह से मान लो कि n कैपेसिटर को ला करके सीरीज में कनेक्ट कर दिए, n कैपेसिटर है, इस तरह से मान लो कि n कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिया गया तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/n। और मान लो कि पैरेलल में हम अगर जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर सभी कैपेसिटर आइडेंटिकल है और n कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, n कैपेसिटर को, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n इंटू C। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 4 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, 4 कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए आइडेंटिकल कैपेसिटर को, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 इंटू सी। अगर 4 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा C/4। तो दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो कितना होगा, दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 16:1। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 8 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किए और फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट किए, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो इस पे सवाल आ सकता है। बाकी इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये सब दिया हुआ है, डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर थोड़ा कम समय दे सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पे थोड़ा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लेना है कि सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। इस तरह से और भी कुछ टॉपिक है, जैसे सभी लोगों को साउंड समझ सुनाई दे रहा है बढ़िया से, क्लियर? लगता है नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। कुछ नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा लगता है।
कुछ समस्या नेट कनेक्टिविटी के कारण वीडियो स्ट्रीमिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है लगता है। ठीक है, देखते हैं वीडियो पहुंचता है कि नहीं सब तक। ठीक है, अ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लग रहा है बोर्ड के लिए, वो इस बार आ सकता है कि बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या है। बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में से एक है कि व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसके स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। बायोट-सावर्ट्स लॉ को हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है आई, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाला जा सकता है बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या बताता है कि किसी करंट कैरिंग वायर का अगर छोटा सा लेंथ लिया जाए, बहुत छोटा सा लेंथ डीएल लेंथ लिया जाए और उसको डायरेक्शन दे दें करंट के डायरेक्शन में, तो ये एक बन गया डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर, तो हम लोग किसी वायर में, करंट कैरिंग वायर में एक एलिमेंट्री लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ लेते हैं डीएल करंट के डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं डीएल वेक्टर, और करंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बोला जाता है करंट एलिमेंट। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ बताता है कि किसी करंट एलिमेंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट ओ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, कैपिटल बी, और ये पॉइंट ओ पर कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और यहाँ पर होगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का पावर 3 क्यू। आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर है डीएल से पॉइंट ओ को मिलाने वाला वेक्टर, डीएल से पॉइंट ओ को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो अब हम लोग इस पॉइंट पे इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, ऑफ द करंट कैरिंग वायर। बस बायोट-सावर्ट्स लॉ में हम लोग इस सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। मान लेंगे कि कोई करंट कैरिंग वायर है, कंसीडर वेरी स्मॉल यानी एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओ ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ द वायर कैन बी गिवन एज, यही है बायोट-सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए मैग्नेटिक फील्ड या फाइंड कीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो अगर मान लो कि कोई रिंग है, तो इस रिंग के चलते
मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर या सेंटर पर पूछा जा सकता है बाय यूजिंग बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ। तो मान लो कि पूछा गया है किसी रिंग के सेंटर पे, मान लेते हैं किसी रिंग में करंट आई है, तो उस रिंग के चलते सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बाय यूजिंग बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंसीडर करेंगे बहुत ही छोटा सा लेंथ, डीएल लेंथ। वायर में कंसीडर किए डीएल लेंथ करंट के डायरेक्शन में, और करंट इसके साथ एसोसिएट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया आई डी एल वेक्टर। और इसके चलते इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ क्या बताता है, मी नॉट आई बाई 4 पाई और डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। एक स्मॉल लेंथ के चलते डीएल चलते इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा मी नॉट आई बाई 4 पाई और डीएल वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर हो गया, डीएल से पॉइंट की तरफ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो मी नॉट आई बाई 4 पाई डीएल इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, रेडियस के बराबर, और डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये हो जाएगा मी नॉट आई बाई 4 पाई और आर से आर क्यू कटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बच गया डी एल और साइन 91, और बाकी क्रॉस प्रोडक्ट से डी एल क्रॉस आर से डायरेक्शन किधर मिलेगा, डीएल वेक्टर आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ये सब एक्सप्लेन कर देंगे। तो डीएल की तरफ इंडेक्स फिंगर और रेडियस वेक्टर इस तरफ है, तो उसकी तरफ इसको कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन यहाँ पर किधर जा रहा है इनटू द प्लेन, ठीक है। डीएल वेक्टर यहाँ पर इस तरह से है, इस डायरेक्शन में डीएल की तरफ इंडेक्स फिंगर को और रेडियस की तरफ पॉइंट की तरफ करंट की ओर हाथ रखना होता है, और पॉइंट की ओर फिंगर को कर्ल करते हैं तो थंब का डायरेक्शन देख सकते हैं किधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा इनटू द प्लेन। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन दिखा देंगे क्रॉस करके। अब पूरे के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो पूरे के चलते इसका होगा इंटीग्रेशन, तो पूरे के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सेंटर पे वो होगा इसका इंटीग्रेशन मी नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर और डीएल, डीएल बराबर क्या होता है, डीएल बराबर होता है आर इंटू डी थीटा, डीएल बराबर होता है आर इंटू डी थीटा। यहाँ जो डीएल लेंथ है वो डीएल लेंथ मान लेते हैं कि सेंटर पर एंगल बना रहा है डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डीएल बराबर हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर डीएल का वैल्यू पुट कर दिए आर इंटू डी थीटा, ये कट कर क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू आर, और बच जाएगा इंटीग्रेशन में केवल डी थीटा। अब मान लो कि कंप्लीट सर्कल है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई, अगर हाफ सर्कल है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई। तो इस तरह से ये कंप्लीट रिंग के चलते अगर करेंगे तो मी नॉट आई बाई 4 पाई आर और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई, तो ये आ जाएगा कितना मी नॉट आई बाई 2 आर। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। बाकी सर्कुलर आर्क अगर रहता तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो थीटा का वैल्यू आएगा वही पुट करेंगे। और भी सोलेनॉइड चलते टोरॉइड चलते जितना भी डेरिवेशन है वो वीडियो लेक्चर में किया हुआ है, तो उसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल के चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे या एक्सिस पर पूछा जा सकता है। बायवर्ट-सवर्ट्स लॉ को अच्छे से याद कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आता है कि व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स ये क्या है, ये समझ लो कि ये है किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा लगाया गया कंबाइंड फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स मतलब कि टोटल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, कोई चार्ज अगर क्यू है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, क्यू ई लगाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कितना लगाएगा, तो उसका फॉर्मूला है क्यू भी क्रॉस बी, दोनों फोर्स का
सम करेंगे तो इसको बोलेंगे टोटल फोर्स को लॉरेंज फोर्स। तो इट इज कंबाइंड फोर्स या टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो लिख देंगे इसको, इट इज टोटल फोर्स और कंबाइंड फोर्स exerted by magnetic field and electric field on a charge particle। ये तो एकदम डन है, इसको याद करके जाना है। ये क्वेश्चन मस्ट है कि आएगा ही आएगा आपको। इसका रिजल्ट सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली, प्लस आईआईटी जेईई और नीट के लिए वो बार बार हम बोलते आ रहे हैं, वो है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी ऑफ स्पेस यानी वैक्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ स्पेस और वैक्यूम। स्पेस और वैक्यूम अगर वहां पर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो परमिटिविटी हो जाएगा एप्सिलॉन, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर हम यहाँ पर दोनों का रेशियो की बात करें कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये है मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है, एयर के लिए के का वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन 1 के आसपास होता है, 1 मान लेते हैं। और बाकी किसी भी मीडियम के लिए के का वैल्यू यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। और मेटल के लिए के का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। ये सब बात याद रखेंगे। तो हम लोग वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस और वैक्यूम। और कोई मीडियम अगर इंट्रोड्यूस कर दिए तो इसको बोल दिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो का जो रेशियो होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस होगा, ये जस्ट एक नंबर होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सब पे क्वेश्चन आ सकता है। और रिलेटिव परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। सबके वैल्यू और यूनिट को ध्यान रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और वैल्यू जो होगा वो एसआई सिस्टम में होगा, तो यहाँ पर एसआई यूनिट याद रखेंगे। अब इसका यूनिट या डायमेंशन इस पे पूछा जा सकता है, इसके लिए कुछ फॉर्मूला याद रखेंगे। हम लोग याद रखें कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ याद करेंगे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो दो चार्ज अगर Q1 और Q2 है तो फोर्स का फॉर्मूला आपस में जो फोर्स लगेगा उसका होता है K Q1 Q2 बाई R²। इस फॉर्मूला से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू या फिर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल सकते हैं। तो K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच गया इधर Q1 Q2 बाई R²। इस फॉर्मूला से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल सकते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट को एक साथ अकेला कर दें तो एप्सिलॉन नॉट को अगर मान लो कि इस फोर्स की तरफ लाते हैं, एप्सिलॉन नॉट को फोर्स की तरफ लाते हैं तो फोर्स यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई F, और हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। तो यहाँ से इसका यूनिट अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, 1 नंबर है कोई यूनिट नहीं, 4 नंबर है कोई यूनिट नहीं, पाई नंबर है कोई यूनिट नहीं, तो 1/4 पाई का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा। नीचे में बच गया फोर्स, तो
और ऊपर में चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, दोनों चार्ज का हो गया, और फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्टेंस हो गया मीटर में, तो इसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसका यूनिट जो होगा ऐसे सिस्टम में वो होगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। चार्ज को हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। कूलम्ब बराबर क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम, एम्पियर सेकेंड, तो कूलम्ब की जगह पर एम्पियर इंटू सेकेंड भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसी तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कराया हुआ क्लास में, एक बार उस चैप्टर को जाकर के डायमेंशन और यूनिट पे काम करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो याद रखना है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग यूनिट और डायमेंशन यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन, केवल बोर्ड के लिए ही नहीं, नीट और जेई दोनों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बोर्ड में इधर लगातार पूछा जा रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इस बात को अच्छे से समझ लेंगे। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस डेल्टा आर या एल, इसको बोलते हैं dv/dr भी बोल सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं dv/dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, देखो ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, यानी अगर हमको किसी जगह का पोटेंशियल पता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, तो मान लो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो पहले हम निकालेंगे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये रिलेशन को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है इस बार ऑब्जेक्टिव के रूप में भी सब्जेक्टिव रूप में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो -ΔV/ΔR। और भी इसमें हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि अगर हमको किसी रीजन में पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला या रिलेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला है -ΔV/ΔX। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। यह है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या होगा, -ΔV/ΔY, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट क्या होगा, -ΔV/ΔZ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर निकालना है तो वो कैसे मिलेगा, -ΔV/ΔX, इससे मिल गया x कंपोनेंट, तो इसमें क्या लग जाएगा i कैप, फिर y में क्या लग जाएगा j कैप, तो -ΔV/ΔY, इसमें लग जाएगा j कैप, -ΔV/ΔZ, इसमें लग जाएगा k कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी रीजन में हमको निकालना है, अगर पोटेंशियल पता है तो उसको बोलेंगे, इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, वीडियो लेक्चर को जाकर के रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते थे। नेक्स्ट इसमें कुछ टॉपिक और भी बहुत सारी टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे न्यूक्लियस, जैसे सेमीकंडक्टर,
इन सब पे भी सवाल आ सकता है। जो आने की संभावना 100% के आसपास है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट है लॉजिक गेट, ये तो सवाल आना तय है, आएगा ही, आपको बस इसको एक बार बढ़िया से रिवीजन करके जाना है। लॉजिक गेट जो सेमीकंडक्टर का है, लॉजिक गेट में कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है जनरली बोर्ड के लिए, ऐसे तो बहुत सारे लॉजिक गेट है लेकिन बोर्ड के लिए हम कहें कि केवल 3 लॉजिक गेट को ध्यान से पढ़ के जाओ। एक है एंड गेट, एक है और गेट, और एक है नॉट गेट। इन 3 को ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ये इस तरह का सिंबल जो है वो किसके लिए है, वो है एंड लॉजिक गेट के लिए, इसको बोलते हैं एंड गेट, एंड गेट। और ये है और लॉजिक गेट यानी कि और गेट, और ये है नॉट गेट। इन तीनों का यूज करके क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछा जा सकता है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा या एक्सप्रेशन क्या होगा फॉर लॉजिक गेट्स। तो सबको याद होगा कि बुलियन अलजेब्रा हम लोग स्टडी किए थे लॉजिक गेट के लिए। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में अगर यहाँ से हम लोग देते हैं 2 इनपुट, एक इनपुट ए और बी, और यहाँ एक इधर से मिलता है आउटपुट, तो अगर आउटपुट वाई है तो इनपुट कैसे मिलेगा। एंड गेट में इनपुट मिलता है दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी करके। ए और बी अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मिलेगा ए इंटू बी। और गेट में क्या होता है, और गेट में मिलता है आउटपुट, वाई क्या है आउटपुट, तो आउटपुट कैसे मिलता है, और गेट में प्लस हो जाता है, कोई भी एक 1 है तो दोनों मिलकर के रिजल्ट 1 दे देगा। और नॉट गेट में क्या होता है कि आउटपुट जो होता है, जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका उल्टा कंजुगेट होता है। अगर यहाँ पर हम इनपुट दिए ए तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा उसका अपोजिट। तो मान लो कि यहाँ से इनपुट दिया गया है 1 तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा 0, यहाँ इनपुट दिया गया 0 तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में केवल 2 तरह का स्टेट यूज हो रहा है, 2 डिजिट यूज हो रहा है, 0 और 1, 0 और 1। तो यहाँ इनपुट के रूप में या तो 0 है या 1 है, यही दोनों हो सकता है। तो एंड गेट में क्या होगा, अगर एक 0 और एक 1 देंगे तो 0 इंटू 1 होता है 0, तो 0 मिलेगा। अगर दोनों 1 देंगे तो 1 इंटू 1 1 होता है, आउटपुट 1 मिलेगा। तो इस तरह से डिटेल्ड, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बुलियन अलजेब्रा का एक इनिशियल जो है वो जानना होगा। उसमें क्या था कॉन्सेप्ट कि हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट यूज करते हैं 0 एंड 1 पूरे डिजिटल वर्ल्ड में। अब इसमें अलजेब्रा ये है कि 0 + 1 = 1 होता है, 0 + 0 = 0 होता है, 1 + 1 = भी 1 होता है, और 0 इंटू 1 = 0 होता है, और 1 इंटू 1 = 0 होता है। 0 मतलब है स्टेट से, 0 हो सकता है कि लो वोल्टेज, तो 1 हो सकता है हाई वोल्टेज। 0 का मतलब हो सकता है कि नो, तो 1 का मतलब हो सकता है यस। तो ये 0 2 स्थिति को बता रहा है, 0 और 1। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग को आउटपुट मिलता है लॉजिक गेट में। तो लॉजिक रिलेशन के आधार पे जो आउटपुट दे रहा है उसको बोलते हैं लॉजिक गेट। और 3 तरह का लॉजिक गेट पे किसी एक पे आपको पूछा सकता है कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एंड गेट में क्या होता है मल्टीप्लाई ए इंटू बी, और गेट में प्लस ए प्लस बी, और नॉट गेट में इसका कंजुगेट। अब एक और इसमें है कि एंड गेट के बाद अगर एंड गेट ये है, मान लो ये एंड गेट है, एंड गेट, एंड गेट है, ठीक है। अब एंड गेट के बाद एक यहाँ पर हम नॉट गेट और लगा दिए, तो एंड के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो इसको बोलेंगे नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड गेट, यानी इसको बोलेंगे शॉर्टकट में नैंड गेट, नैंड गेट। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इनपुट दिए ए एंड बी, तो उसका पहले तो एंड होके आउटपुट मिलेगा, तो वो मिलेगा ए इंटू बी, और फिर उसका यहाँ पर नॉट होगा कंजुगेट होगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा ए इंटू बी का कंजुगेट। तो पूछा सकता है कि बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, और गेट, या नैंड गेट भी पूछा सकता है, या नॉर गेट भी पूछा जा सकता है। मान लो कि और गेट के बाद एक लगा दिए यहाँ पर नॉट गेट, नॉट गेट लगा दिए, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर एक नॉट लगा देना है, ये हो गया नॉर गेट।
यहाँ पर इसको भी शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते थे, एंड गेट के बाद एक यहाँ पर गोल घेर देना है, सर्कल बना देना है, नॉट लगा देना है, ये हो गया नैंड गेट। ये नॉर गेट। अब नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ देखो इनपुट दिए ए एंड बी, तो आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और उसका फिर नॉट हो के यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए प्लस बी का कंजुगेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन हो गया कि इफ ए एंड बी आर इनपुट्स देन आउटपुट y विल बी गिवन बाय ए प्लस बी का कंजुगेट। ये हो गया किसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन, नॉर गेट के लिए। ये हो गया किसके लिए, नैंड गेट के लिए। और ये हो गया एंड और ये नॉट। इतना कम से कम याद रख के जाएंगे। बाकी जॉर गेट, एक्सनॉर गेट और उसका बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन के जो लॉजिक गेट बनता है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। कम से कम एंड और को याद रख के जरूर जाएंगे। इन दोनों का बुलियन एक्सप्रेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। वो आ रहा है किस टॉपिक से, वो आ रहा है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट डन है कि आएगा, वो है न्यूक्लियस के रेडियस पे। खत्म हो गया ना। एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस पे, वो है जो कि आना डन है लगभग, वो है न्यूक्लियस का रेडियस। रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस वो किस पे डिपेंड करता है, तो किसी न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर में जानते हैं कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी न्यूक्लियॉन केवल भरा हुआ रहता है। और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो डिपेंड करता है उसके अंदर में कितना न्यूक्लियॉन है। तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ए क्या है, ए है मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मास नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितना न्यूक्लियॉन है। मान लो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर अगर 100 है तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 100। आर नॉट क्या है, आर नॉट का वैल्यू है लगभग 1.1 फर्मी। 1.1 फर्मी यानी कि 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो आर नॉट एक कांस्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला चीज इसका यूज करके पूछा जा सकता है न्यूक्लियस का डेंसिटी। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा, न्यूक्लियस का मास बाई उसका वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो वो मास नंबर कट जाएगा और एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, हर न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम रहेगा। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस का मास बाई वॉल्यूम रेशियो हर न्यूक्लियस के लिए क्या आना है, कांस्टेंट आना है, क्योंकि उसको हम लोग देख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम करके। तो इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस का डेंसिटी, ये जेई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस का डेंसिटी किस तरह से डिपेंड करता है, मास नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे, तो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस का कि आर बराबर आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसमें एक और चीज़ बनता है वो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसका जानना भी जरूरी है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जिसके अंदर में हो। हीलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो इसको बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस
के अंदर में क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा सकता है कि अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के चलते हैं, तो उस पर चार्ज कितना के बराबर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। और मास कितना होगा, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन के बराबर होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटोन का मास लगभग सेम है। तो 4 न्यूक्लियॉन है तो उसका मास लगभग में कितना होगा, 4 गुना मास ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियस में एक और सवाल बन सकता है कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, सन के अंदर में एनर्जी का जो सोर्स है, सन से जो एनर्जी मिल रहा है उसका सोर्स कौन सा प्रोसेस है, तो न्यूक्लियर फिजन है। क्योंकि 2 न्यूक्लियर फ्यूजन है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस का बनना क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है जैसे, तो उससे एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फ्यूजन। तो सन के अंदर में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसके पीछे कौन सी घटना है रिस्पॉन्सिबल, न्यूक्लियर फ्यूजन। और एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम या रेडियो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसमें एनर्जी का जो सोर्स है उसके पीछे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम में होता है न्यूक्लियर फिजन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्टिव का भी और बहुत सारा टॉपिक है जिस पर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन डिटेल में करेंगे, और उस टॉपिक को केवल ध्यान से देख के जाएंगे। तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव तीनों जो है, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव, तीनों पोर्शन यहाँ से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में।